भगत सिंह का जन्म हुआ, किशन सिंह और अजीत सिंह दोनों भाई जो है जेल से निकलते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिसके घर के लोग ही क्रांतिकारी हो और उस घर में जो बच्चा पैदा होगा वो भी क्रांतिकारी ही होगा। तो शुरू से ही जो है भगत सिंह में क्रांति का बीज उनके माँ बाप ने ही बो दिया था। एक घटना 13 अप्रैल 1913, आपको मालूम होना चाहिए जो लोग पढ़े लिखे हो, भारत का एक काला दिन माना जाता है। 13 अप्रैल 1913, आपने नाम सुना होगा जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है। जलियांवाला बाग में जो है अंग्रेजों का एक कानून आया था उस समय, रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता था। अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून पारित किया था जिसको काला कानून इतिहास में कहा जाता है। उस कानून में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को जबरन जो है जेल में ठूस दी जाती थी। कोई भी डाउट, कोई भी संदेह होने पर उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। हमारे जो वीर शहीद, जो क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेज जो है उग्रवादी कहते थे, उनको जो है डकैत कहते थे, चोर कहते थे। तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना इन सारे वीर शहीद जो वीर जवान हैं इनको हम जेल में डाल दें। इसीलिए उसने यह एक्ट पारित किया जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, जिसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं। यह काला कानून जो है जब आया तो इसके विरोध में अमृतसर में एक सभा हुई और उस अमृतसर में जो है कम से कम 1000 लोग इकट्ठा हुए थे इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन आपको ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो बाग में जो सभा हुई थी उस बाग में जाने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते पर उस समय का वहां का गवर्नर जनरल डायर था। उसने अपनी पूरी सेना बनाई, इकट्ठा की और उसी मेन जो है दरवाजे पर ही सारे सैनिकों को लगा दिया और गोली चलाने का आदेश दिया। उस बाग में सारे लोग, कम से कम 1000 लोग मारे गए। पूरी वो धरती खून से लथपथ हो गई थी। हमारे जो एकदम शांतिपूर्वक लोग जो सभा कर रहे थे वो सारे लोग उसमें मार दिए गए। अब यह बात जब हमारे भगत सिंह को जब ये मालूम होता है कि अमृतसर में जो है बहुत बड़ा जो है अंग्रेजों ने जुल्म किया है, तो हमारे भगत सिंह उस बाग में जाते हैं और जब लाशों को देखते हैं, खून से लथपथ उस भूमि को देखते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहीं से एक बोतल उठाते हैं और उस बोतल में उस मिट्टी को, खून से लथपथ मिट्टी को उस बोतल में भरते हैं। और उस समय इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। आप ये सोच सकते हैं कि 12 वर्ष का एक बालक कितना बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है। वह जो उस मिट्टी को, खून से लथपथ मिट्टी को अपने उस बोतल में भरते हैं और अपने घर आकर ये प्रण करते हैं कि जिस दिन मुझे मौका मिला इन अंग्रेजों को जरूर मैं बाहर सदेड़ूंगा। फिर वो जो उस मिट्टी जो थी उससे प्रतिदिन पूजा करते हैं। अब एक दौर आता है जिसमें महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी अपने अहिंसा को लेकर भारत में प्रवेश करते हैं। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी पर जो है कोई हिंसा यानी मार काट न करना। गांधी जी भी जो है दक्षिण अफ्रीका से पढ़ के आए थे। 1917 ईस्वी में इन्होंने भारत में प्रवेश किया। दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने जो है काफी वहाँ जो जुल्म हुए उसको सहा और यहाँ आए तो उन्होंने जो एक सीख सीखी कि अहिंसा के माध्यम से भी जो है किसी को पंगु बनाया जा सकता है, किसी को घुटने टेकाया जा सकता है।
आंटी जी तो उस समय उन्होंने जो है भारत में एक क्रांति चालू की, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। आप लोगों ने नाम सुना होगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या था, गांधी जी का मानना था कि हम मार काट से जो है नहीं जीत सकते, हम क्यों ना जो है सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी दुकानें हैं, हम उस दुकानों से कोई सामान ही नहीं लेंगे, सरकार के जो दफ्तर है उस दफ्तर में हम काम ही नहीं करेंगे, उनके किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, अपने आप अंग्रेज बन जाएंगे। क्योंकि गांधी जी का यह भी सोचना एक बहुत बड़ी चीज है। गांधी जी के इस नॉन कॉपरेशन असहयोग का जो है काफी बखान होता है। आज भी यह जिंदा है ये चीज कि आप चाहें तो किसी का इस रूह को अपना के किसी को घुटने टेका सकते हैं। गांधी जी क्योंकि चंपारण में जो है इस पे अंग्रेजों को घुटने टेका चुके थे, इसलिए उन्होंने जो है फिर से यह असहयोग आंदोलन जो है चलाया था। उसमें गांधी जी ने सबको बताया कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों का कोई सामान नहीं खरीदेगा, तो नौकरी छोड़ दे, अपने आप अंग्रेज बन जाए। और सही भी था भाई, अंग्रेज दूसरे देश से आए थे, कितनी बड़ी संख्या उनकी, एक उनकी सेना थी और प्लस वो थे बड़े बड़े पदों पर, जैसे जनरल हुआ करते थे, लेकिन बाकी तो सभी हिंदुस्तानी ही थे। तो अगर हिंदुस्तानी काम करना छोड़ दे तो अंग्रेज अपने आप मजबूर हो जाएंगे कि हमें भगना। इससे शहीद आजम भगत सिंह भी काफी प्रभावित हुए। एक ऐसा समय था कि उस समय भगत सिंह भी जो है असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और गांधी जी का साथ दिए। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जो हमारे जो भी क्रांतिकारी थे उन पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। जैसे उनके जोश पर एक जो है कहा जाता है कि किसी का जो है शरीर गर्म है, उस पर एक ठंडा पानी डाल दिया जाए। गांधी जी की बातों से सारे क्रांतिकारी सहमत हो चुके थे। सारे क्रांतिकारी इस बात को मानने लगे थे कि हाँ, इसके माध्यम से भी अंग्रेज छोड़ सकते हैं, और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहे थे। यहाँ तक कि भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे, जो उग्रवादी विचारधारा के थे, वो भी गांधी जी का साथ दिए। लेकिन एक घटना 4 फरवरी 1922 आपका यही गोरखपुर से ठीक आगे आएंगे तो चौरी चौरा नामक एक रेलवे स्टेशन है। आप देखते हैं सभी लोग, आप इधर से यात्रा भी करते हैं। चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है इसी असहयोग आंदोलन के चलते वहां अंग्रेजों की जो शराब की भट्टी थी और कपड़े की दुकान थी, हमारे क्रांतिकारियों ने कहा कि भाई आप यहाँ से आप कपड़ा यहाँ नहीं रखेंगे और आप शराब नहीं बेचेंगे। शांतिपूर्वक उनको हटाने का काम कर रहे थे। लेकिन उसी चौरा चौरी जो आपका थाना है, आप जाएंगे तो देखेंगे, थोड़ा गौर से आपको देखना भी चाहिए। यह स्थल जो है जो हमारे इतिहास का एक हिस्सा रहा है। उस चौरा चौरी थाने से पुलिस निकलते हैं और पुलिस निकल के, पुलिस अंग्रेज हुआ करते थे, हमारे देश के लोग तो सिपाही थे नहीं। वो अंग्रेज जो है वहां गए और उस सभा को रोकने की कोशिश की, और जब उसी में से जो है जो वहां का मेन थाने का जो इंचार्ज था, उसने 2 लोगों को गोली मारी। शांतिपूर्वक सभा में 2 लोगों को गोली मारने से सभा उग्र हो गई, और जब सभा उग्र हुई तो हमारे हिंदुस्तानियों ने कहा कि अब तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पूरे थाने को उन्होंने घेर लिया और उस थाने में आग लगा। उस थाने में 22 लोग मरे थे। 22 सिपाही जो अंग्रेज जो थे मर गए। ब्रिटेन में हाहाकार मच गया कि भारतीय लोग जो है पूरे थाने को ही जलाते हैं, और जिसमें 22 लोगों की मौत हो। अब अंग्रेज जो है उनके अंदर डर पैदा हो कि भैया जो है ये छुपे जरूर हैं, असहयोग का सहारा जरूर ले रहे हैं,
लेकिन जिस दिन उम्र होंगे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी जो ब्रिटेन का चांसलर था वह अपने बुद्धि के माध्यम से चाहता था कि इनको कंट्रोलिंग किया, तो वो गांधी जी का सहायता करने लगे कि गांधी जी थोड़ा असहयोग का साथ देते हैं, आप अहिंसा का साथ देते हैं, तो इनको ही जो हम लीडर बना सकें। लेकिन हमारे वीर शहीदों ने ये देखा कि हमारी गांधीवाद से देश आजाद होने वाला नहीं। अंग्रेजों को जब तक डराया नहीं जाएगा तब तक ये डरने वाले नहीं। एक जो है एक कांड होता है साइमन कमीशन का। 1927 ईस्वी में इस भारत में एक कमीशन आता है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे। साइमन कमीशन जो था वो भारत की स्थिति पे एक कानून लिखना है। जैसे ये सारी घटनाएं हो गई तो अंग्रेज डर गए। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भाई भारत के बारे में सोचना जरूरी है, अगर हम भारत के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये हमको ऐसे ही जलाएंगे, किसी थाने में ऐसे ही फूंक देंगे, भाई हमें गोली मार देंगे। तो साइमन कमीशन जो आया तो उसमें अंग्रेजों ने एक चाल चली। जो देश का एक कानून का निर्माण करना था तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है हमारी 7 कमेटी जो है, 7 लोगों की जो कमेटी है वो भारत के देश के संविधान के निर्माण का जो है एक रूपरेखा तैयार किया। और भारत को मानते थे कि भारत में कोई बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि देश का कानून बना सके। साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है भारत में। हमारे भारत के जो नौजवान हैं वो विरोध करते हैं, हमारे भगत सिंह, लाला लाजपत राय विरोध करते हैं, बहुत सारे और भी हमारे वीर जवान इस चीज का विरोध करते हैं कि साइमन वापस जाओ, तुम्हारा इस देश में कोई जगह नहीं है, तुम हमारे देश का कानून और अपने लोगों से बनवाओ, हमारे देश का कानून हमारे लोग ही बनाएंगे। उसी साइमन कमीशन में जो है लाला लाजपत राय की पिटाई होती है। वहाँ का जो आपका एसपी है जनरल स्कॉट जो है लाठी चार्ज का आदेश देता है और लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई जाती है कि लाला लाजपत राय का 2-4 दिनों में मृत्यु हो जाता है। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो शहीद भगत सिंह का खून खौलता है और कहते हैं कि स्कॉट तुमको जब तक मारेंगे नहीं तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। और यही होता है। भगत सिंह जो है योजना बनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त इन सभी के साथ, और जनरल स्कॉट को मारने के लिए उसके थाने में ही पहुंचते हैं। अपनी योजना द्वारा जो है जनरल स्कॉट को मारते हैं, लेकिन संयोग से वो जनरल स्कॉट नहीं होता है, सैंडर्स होता है। और वो भी एसआई आपका अरे एसपी ही होता है, एएसपी। तो जनरल स्कॉट की जगह जो है सैंडर्स की हत्या हो जाती है। जब एसपी की हत्या होती है तो अंग्रेजों के अंदर एक और भी डर बनता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जो है भगत सिंह जो है एक असेंबली में जाते हैं, जो कलकत्ता में एक असेंबली हुआ करता था भारत के कानून बनाने के लिए। अंग्रेज आते थे, उस असेंबली में कानून बनाते थे। तो एक बिल उस समय आई थी, पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल को जो है विरोध में जो है भगत सिंह उसमें जाते हैं और खुलेआम एक पर्चा फेंकते हैं, और उस पर्चे को फेंकने के बाद उसमें बम छोड़ते हैं उस असेंबली में, और अपनी पिस्तौल भी उस लेकर संसद में पहुंचे हैं। उसमें लिखते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। अंग्रेजों को एक चेतावनी देते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाका जरूरी है, और एक बम छोड़ते हैं उसी में। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग खुद बम बनाए थे।
बम बना के उस बम उस असेंबली में छोड़ते हैं और वो पर्चा छोड़ते हैं और अपनी गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो पिस्तौल इनसे इनके पैकेट से जो पिस्तौल मिलती है वो पिस्तौल अंग्रेज जांच करती है तो मालूम होता है कि जनरल स्कॉट की जो हत्या हुई है, सैंडर्स की जो हत्या हुई है, उसमें इसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है। फिर इन पे जो है पुलिस ने गिरफ्तार करती है और जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हम जेल में जाते हैं तो रोते हैं, लेकिन ये लोग जेल में जो है जेल में भी क्रांति करते हैं और जेल में जेलरों से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना सही मिलना चाहिए, भोजन सही मिलना चाहिए, अखबार पढ़ने को लिए मिलना चाहिए, उनके कपड़े मिलना चाहिए। और उसमें भी वो लोग आमरण अनशन करते हैं और अंग्रेजों को मजबूर करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के कानून तगड़े थे तो वो जो है 23 मार्च 1930 ईस्वी 23 मार्च 1932 उस दिन को जो है एक अंग्रेज लिस्ट निकालते हैं जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। और थाने लोग आपके जेल में न्यूज आता है कि इन 3 लोगों को फांसी 24 मार्च 1930 को इनको फांसी दे दी जाएगी। अब जो है पूरे देश में एक हाहाकार मच जाता है कि हमारे वीर शहीदों को जो है ये हमारे जो क्रांतिकारी हैं इनको 23 मार्च को फांसी दे दी जाएगी। जब यह न्यूज चारों तरफ फैलता है तो हर जगह मीटिंग होने लगती है और सारे लोगों में क्रांति का जो है ज्वाला फटती है। सारे लोग क्रांतिकारी होना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो है हम अंग्रेजों को इतना मजबूर करें कि वो हमारे इन क्रांतिकारियों को फांसी न दे। दोस्तों आपको इतिहास में पढ़ते होंगे कि गांधी जी को इसी में थोड़ा सा जो है एक लूज पर्सन मान लिया गया है कि अगर गांधी जी चाहे होते तो भगत सिंह की फांसी रुक गई होती, लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा को छोड़ने वाले नहीं थे। वो मानते थे कि भगत सिंह ने जो है अपराध किया है तो उसमें हम कुछ नहीं पा सकते हैं। यही उनकी छोटी सी भूल जो है पूरा इतिहास उनको गलत मानता। वास्तव में ये बात सोचनी भी है कि उनको अपने देश के क्रांतिकारियों का जो है जो त्याग था, बलिदान था, उसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना और अंग्रेजों की बात मान लिए। और सम्मेलन गांधी जी का इरविन समझौता हुआ था उस समय का, जो वायसराय था इरविन, उस समझौते में सभी लोग आशा बैठाए थे कि गांधी जी जो है फांसी की सजा को माफ करवा देंगे, लेकिन गांधी जी ने इस बात को रखा ही। और यही इतिहास का वो समय, वो दिन जो है गांधी जी के लिए जो एक धब्बा बना। यह एक संदेह का प्रश्न बन भी गया कि गांधी जी ने क्यों नहीं यह बात रखी। जब हमारा क्रांतिकारी अपने देश के बलिदान देने के लिए तैयार है, जो हमारे देश की आजादी के लिए मर मिटने वाला है, उसके लिए एक बात नहीं रख सकते थे अंग्रेजों से, उसकी सजा को माफ नहीं कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने यह बात नहीं रखी। अब जो है वो दिन आता है 24 मार्च 1930 जो है नजदीक आता है। उसके एक दिन पहले 23 मार्च को अंग्रेजों को यह मालूम हो जाता है कि अगर भगत सिंह की फांसी हुई, राजगुरु की फांसी हुई, सुखदेव की फांसी हुई, तो इस देश में ऐसी क्रांति होगी कि कोई भी अंग्रेज बचेगा नहीं। इसलिए अगर उस दिन को हम, जिस दिन 24 जो मार्च रखा गया है, अगर उस दिन को फांसी रखते हैं तो हो सकता है कि वो जेल में धवा बोल दे भारतीय। तो अंग्रेजों ने एक चाल चला कि एक दिन पहले ही जो है सुबह में फांसी दिया जाता है, लेकिन एक दिन पहले 23 मार्च को रात 10 बजे
अंग्रेजों ने चुपके से ही किसी को बिना बताए हुए, यहाँ तक कि भगत सिंह के माँ बाप को भी ये मालूम नहीं हुआ, उन्हें फांसी दी गई। और 23 मार्च की 10 बजे रात को जो है इनको फांसी देने के लिए बुलाया जाता है जेल से। एक क्षण जो देखिए, ये जिस समय इनको बताया जाता है कि आपको फांसी दी जाएगी आज ही रात, तो ये उस समय किताब पढ़ रहे होते हैं। इनसे आखिरी ख्वाहिश पूरी जाती है, कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा और वक्त दिया जाए, मैं लेनिन का किताब पढ़ना चाहता हूँ, लेनिन की पूरे अध्याय को समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इनसे पूर्व लेनिन जो था वो भी क्रांतिकारी था, जो बोल्शेविक क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। इससे पहले भी बहुत सारी क्रांतियां विदेशों में हो चुकी थी, तो वो लेनिन जो क्रांतिकारी था उसकी किताब ये पढ़ रहे थे। दोस्तों, आपको ये जानना होगा कि हमारे अंदर क्रांति कब आती है? जब हमें ज्ञान आता है, जब हम शिक्षित होते हैं, हमारे अंदर जब ज्ञान जब बढ़ेगा तो अपने आप क्रांतिकारी होंगे, हम जुल्म को नहीं सह पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि भगत सिंह जो है 300 किताब जो है केवल जेल में पढ़ रहे हैं, 300 किताबें। और अपने विद्यालय में जो है डीएवी कॉलेज में इनका दाखिला हुआ था, डीएवी में जो है अपने सब्जेक्ट के साथ साथ करीब 200 किताबें जो है लाइब्रेरी से अलग से पढ़ी। जितने लोगों की विदेशों के जो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, उनका ये जीवनी जब पढ़ते थे तो इनके अंदर एक देश को आजाद करने की एक ऊर्जा मिलती थी। तो वही लेनिन की किताब ये पढ़ रहे थे, तो इनको वो समय दिया गया कि आप उसे खत्म कर लें। फिर वही थोड़े समय के बाद ये हंसते हुए तीनों हमारे वीर शहीद एक गीत गाते हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गीत गाते हुए जेल से निकलते हैं। जेल से मतलब अपने जहां उनको फांसी देना हुआ जाते हैं, और रात को 10 बजे में फांसी दे दी जाती है। अब ये हमारे जो अंग्रेज हैं, ये रात को ही इनके शव को ले जाकर और कहीं जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे भारतीयों को ये मालूम हो जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कहीं जो है जलाया जा रहा है। ये लोग वहां धवा बोलते हैं, तब तक वहां से अंग्रेज भाग जाते हैं। फिर हमारे इस 3 वीर शहीद के बलिदान को देखकर हमारे भारत में एक और बड़ी क्रांति आती है। और लास्ट में जैसे सुभाष चंद्र बोस, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक सेना तैयार की जिसको आजाद हिंद फौज कहा जाता है। मतलब भगत सिंह का कुर्बानी ऐसा होता है कि घर घर क्रांतिकारी पैदा होता है। और 1942 में 43 में करीब जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी एक फौज इकट्ठा करते हैं, विदेशों में भी फौज इकट्ठा करके और सेना को इकट्ठा करते हैं। और उस समय गांधी जी को भी ये महसूस होता है कि अब हम अहिंसा के बल पर भारत को आजाद नहीं कर सकते हैं, तो हमें जो है लास्ट में हिंसात्मक होना पड़ेगा। तो लास्ट में वही आपका डू एंड डाई आप सुने होंगे, करो या मरो का नारा गांधी जी देते हैं कि अब या तो करो या तो मरो। और लास्ट में उनके इस भाषण का काफी, उनके इस वक्तव्य का काफी प्रभाव पड़ता है। और हमारे वीर जवान जो है अंग्रेजों को इस भारत से खदेड़ते हैं, और फिर जाके हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। दोस्तों, कहने के लिए बहुत है, हम तो इतने इतिहास पढ़े हैं कि आपको मैं शाम कर दूंगा। इतने वीर शहीद है, एक उधम सिंह, लाला लाजपत राय, एक लोगों की कहानियां हैं जो आपको कहेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन समय कम है और बच्चे भी थोड़ा सा हो रहे हैं, तो अब इसको समाप्त किया जाता है। फिर से हमारे और भी जो प्रोग्राम अगले साल होंगे, या हमारे अभी 15 अगस्त 26 जनवरी जो और आने वाले हैं, उसमें और अन्य वीर शहीदों की कहानियां सुनाई जाएंगी। ये हमको गवर्नमेंट से आदेश मिला था कि वीर शहीदों की कहानी लोगों से रूबरू कराया जाए, लोग इस चीज को जाने, अपने देश के बारे में, अपने देश का इतिहास क्या रहा है, हमारे देश को कैसे आजादी मिली है, इस चीज को जाने।
अब 2 पल जो है इस आजादी का महत्व के बारे में 2 शब्द बताएंगे कि इस आजादी का महत्व यही है कि आज हमारा जो कानून है वो हमारे लोगों द्वारा बनाया गया। हमारे इस जनता को इतना अधिकार दे दिया गया है कि वो किसी को भी कुर्सी पर बैठा सकता है और किसी को भी कुर्सी से नीचे हटा सकता है। एक आम इंसान को, जिसको आप इस समाज का सबसे निचला हिस्सा समझते हैं, उसको भी वोट का समान अधिकार दिया गया। एक अमीर घर का जो व्यक्ति है, जितना वोट की कीमत उसकी होगी उतना ही कीमत उस व्यक्ति का होगा। जो एकदम गरीब घर का, जिसको खाने का भी जो है नहीं है घर में, उसकी भी कीमत उसमें ही बराबर है। और उसको ये अधिकार दिया गया है। हो सकता है कि 2 लोगों के चुनाव में उस व्यक्ति के चलते किसी का ताज मिल जाए। ये अधिकार हमें मिला है। हमको संविधान में ऐसा अधिकार दिया गया है कि हम शिक्षा के माध्यम से किसी भी पद पे जा सकते हैं। हम डीएम बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं। सारे लोगों को समान अधिकार दिए गए। कोई भी अपने बुद्धि के द्वारा जो है उस पद पे जा सकता है। हर व्यक्ति को समाज में सेवा करने का भी जो है अवसर दिया गया है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी समय चाय बेचते थे। इसमें कोई झूठा बात नहीं है कि वो चाय नहीं बेचते, चाय वास्तव में बेचते। लेकिन आज देश के सबसे सर्वोच्च पद पे, देश के मतलब राष्ट्रपति के बाद जो अगर दूसरा स्थान देखा जाए, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर इस देश का कोई है तो वो प्रधानमंत्री है। और उस कुर्सी पे वो विराजमान है कौन? आपके देश का एक व्यक्ति जो चाय बनाता है। लेकिन आप आज उसको चाय बेचने वाला नहीं कह सकते हैं। आज उसको अपने देश का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री कहेंगे, जो पूरे देश को संबोधित कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में, हमारे देश के कानून में यही सारी बातें दी गई हैं जिससे हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। हमारे इस समाज में जो छुआछूत की भावना है उसको भी आर्टिकल 17 के द्वारा जो है खत्म करने की बात की गई है। और जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, उनके अंदर ये बात घर कर रही है कि नहीं, समाज में मानव एक ही है। सिर्फ भगवान ने 2 चीज बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष। ये जाति और पात जो है हमने बनाया है। हम अपने आप से इस बात को मान लिए हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं चमार हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं लोहार हूँ। भगवान ने बनाकर नहीं भेजा है। भगवान ने सिर्फ 2 शक्ल बनाए हैं, एक मानव का और एक जो है मानव के, एक स्त्री का और एक पुरुष का। लेकिन आज समाज में आज बहुत कम है इस बात को लोग समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा चीज कुर्सी होता है। और उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है अपना परिश्रम करके उस पद को प्राप्त कर सकता है, उस पर विराजमान हो सकता है और वहाँ कोई जात पात आपकी नहीं चलेगी। क्या आज कोई नरेंद्र मोदी को चाय वाला करके उस कुर्सी से हटा सकता है? किसी के अंदर इतनी पावर है कि उस चाय बेचने वाले को कह दे कि नहीं, तुम कल चाय बेचते थे, आज क्यों प्रधानमंत्री बन गए? हमारे इस कानून में इतनी ताकत है, इस कानून में इतने बल दिए गए हैं कि आपको मजबूरन उस कुर्सी का सम्मान करना मजबूरी है। तो आप हर पद को, इस देश के जितने भी पद हैं, अपने परिश्रम के द्वारा उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे अगर कोई जुल्म हो रहा है तो आप अपने बुद्धि के माध्यम से अपने अंदर क्रांतिकारी विचारधारा लाकर उसको रोक सकते हैं। अगर आपके सामने जुल्म हो रहा है, हमारे समाज में अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसे रोकिए, क्योंकि जुल्म को सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है।
जुल्म को सही न, अगर आपको ऐसा लगता है कि समाज में कहीं जुल्म हो रहा है तो उसे रोकिए। जीवन जीने के लिए नहीं आया, जीवन थोड़े पल के लिए जिए, लेकिन ऐसे गर्व से, ऐसे प्रतिष्ठा से जीजिए। तो हमारा लास्ट में यह संदेश है कि अपने बच्चों को ऐसा शिक्षित कीजिए, ऐसा बनाइए कि समाज में सबको लेकर, समाज में सबको एक समान व्यवहार देकर और इस समाज को आगे बढ़ाए और उनके अंदर एक सद्भावना, एक सामाजिकता है जिससे वो समाज को आगे ले चल सके। चलिए इसी के साथ जो है अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और धन्यवाद।